बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज डिजिटल स्पेशल बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फंड की बात। और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सीए धीरज मित्तल से, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं, और एसेट एलोकेशन पर प्राइमरीली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आइडियल अप्रोच इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए। धीरज जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल सेगमेंट में। और आमतौर पे इन्वेस्टर्स एक गलती करते हैं, एक अप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन ना करके। जब आप पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना कितना इम्पॉर्टेंट है? क्या आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर कोई नया पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहा है या ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है? देखिए, एसेट एलोकेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। इट इज लाइक अ गूगल मैप। हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पहले हम जैसे मैप खोलते हैं, तो उसी तरह एक हमें मैप बनाना चाहिए अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का। और उस जर्नी को इट इज लाइक सेलेक्टिंग ए क्रिकेट टीम। जैसे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, इट्स लाइक सेलेक्टिंग ए क्रिकेट टीम। जैसे क्रिकेट टीम सेलेक्ट करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के प्लेयर होते हैं, एक बैट्समैन है, कोई ऑलराउंडर है, कोई बॉलर है। उसी तरह जब हम एसेट अपनी वेल्थ की प्लानिंग करते हैं तो हम अलग अलग एसेट क्लास चुनते हैं। जैसे इक्विटी हो गया, प्रेशियस मेटल हो गए, डेट हो गया। इनवेरिएबली रियल एस्टेट नहीं कवर करते बिकॉज वो प्राइमरी रेजिडेंस से कवर हो जाता है। नाउ इन सब एसेट क्लास की अलग अलग वॉलेटिलिटी होती है, अलग अलग रिटर्न पोटेंशियल होता है। तो आइडिया ये है कि जब अलग अलग कैटेगरीज एक साथ कंबाइन होती हैं तो आपस में एक दूसरे की वॉलेटिलिटी सेट ऑफ करती हैं और एक रिटर्न की कंसिस्टेंसी इंप्रूव करती है। और जो एसेट एलोकेशन होता है उसमें कई बेसिक प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो है हमें इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, किन एसेट क्लास में ज्यादा कंफर्टेबल है। जिन एसेट क्लास में ज्यादा कंफर्टेबल है उसको स्लाइटली एक्स्ट्रा आपको वेट देना है। प्लस हमने ये देखना है कि उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। जितना लंबा होराइजन होगा उतना हम वॉलेटाइल एसेट क्लास ले सकते हैं, जितना शॉर्टर होराइजन होगा उतनी नॉन वॉलेटाइल एसेट क्लास ली जाएगी। उसके अलावा हमें देखना है कि इन्वेस्टर का वॉलेटिलिटी से क्या रिएक्शन होता है। इफ इज अनेबल टू बियर वॉलेटिलिटी तो हमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम करके स्टेबल एसेट क्लास पे ज्यादा फोकस करना होगा। जब हम वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पर है तो हमें ये नहीं है कि बेस्ट हमें रिटर्न अचीव करनी है, हमें वो रिटर्न अचीव करनी है जो इन्वेस्टर के नीड्स, इन्वेस्टर की रिएक्शन टू वॉलेटिलिटी, इन सब के हिसाब से सूटेबल। तो ये कोई भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और धीरज जी, जब हम अलग अलग एसेट क्लास को पोर्टफोलियो में डालने की बात करते हैं तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट पिक करें हर एसेट क्लास में? और इनफैक्ट अगर आप कोई भी एसेट क्लास चुन भी रहे हैं तो रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये डिसाइड करना कब रिव्यू करना है, कब बदलाव करने हैं, ये उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पीरियोडिक रिव्यू को लेकर, या फिर इन्वेस्टमेंट जो पिक करनी है एसेट क्लास में उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले जो भी हम एक बार हमने एक कैटेगरी फिक्स कर ली कि हम डेट में इतना रखेंगे, इक्विटी में इतना रखेंगे, प्रेशियस मेटल में पर्टिकुलर परसेंटेज रखेंगे, तो हमें देखना है कि इन्वेस्टर का टैक्स स्टेटस क्या है। अगर वो लो टैक्स ब्रैकेट में है तो फॉर फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट उसके लिए हम बैंक एफडी वगैरह चुन सकते हैं। अगर वो हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो हमें म्यूचुअल फंड चुनने। नाउ जब हम वेरियस एसेट कैटेगरी चुनते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया टैक्स। टैक्स देखा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रिटर्न और टैक्स पर मोस्ट एफिशिएंट है। उन चीजों पर म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। तो आइडियली जनरली म्यूचुअल फंड का ही पोर्टफोलियो बनता है, अनलेस उसके इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से हमें कोई नॉन म्यूचुअल फंड चीज सूट करती है। नाउ जब एक बार हमने एक एसेट एलोकेशन बना ली तो उसके बाद जो रिव्यू होता है, रिव्यू दो चीजों का होता है। वन रिव्यू इज ऑफ द एसेट एलोकेशन, द सेकंड इज द कंपोनेंट्स ऑफ द पोर्टफोलियो। तो एसेट एलोकेशन का रिव्यू कब होता है? जब उसके फाइनेंसिस में कोई मेजर चेंज हो। जैसे सपोज ही हैज गॉट मेजर इंक्रीज इन द अर्निंग्स और ए मेजर रिडक्शन इन द अर्निंग, और उनकी नौकरी चली गई, या उनका काम अच्छा नहीं चल रहा, या डिवोर्स हो गया, या शादी हो गई, या बच्चे हो गए, कोई भी चीज जिससे उनका फाइनेंशियल में मेजर चेंज है, या फिर किसी वॉलेटिलिटी में उनका रिएक्शन अच्छा नहीं रहा, उनकी नींद खराब हुई, सो दैट मे बी अ टाइम कि उस टाइम हम उसका एसेट एलोकेशन रिव्यू करें। द सेकंड रिव्यू कम टू द कंपोनेंट लेवल कि हमने एक एसेट क्लास में जो जो जैसे फॉर एग्जांपल हम इक्विटी
फंड की चुने, हमने इक्विटी फंड चुना, हमने फ्लेक्सी कैप फोकस फंड डाले। अब जो भी हमने एक फंड डाले एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हमें इंश्योर करना है कि वो एक तो टॉप क्वार्टाइल होने चाहिए, नॉट नेसेसरी नंबर वन, बट अमंग दी टॉप 25%, जो अपनी यूनिवर्स है उसमें टॉप 25 एंड दी मोस्ट कंसिस्टेंट। नाउ इट इज लाइक जैसे हमने एक बाग लगाना है, हमें बेस्ट ऑफ द सीड लाके लगाना है, पर बेस्ट ऑफ द सीड लगाने से भी ये नहीं है कि वो उसमें बढ़िया पेड़ ही निकलेंगे, तो हमें रिव्यू करते रहना है। कई बार क्या होता है, अच्छे फंड भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्लो हो जाते हैं कि भाई फंड मैनेजर चेंज हो गया या उसमें बहुत ज्यादा पैसा आ गया। तो जब हमारी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर, जिसमें हमारे पास कोई एग्जिट चार्जेस नहीं है और टैक्स न्यूट्रल है कि हम 1 साल रख के या हम आगे रखें, तो हमें रिव्यू करना चाहिए कि अपनी कैटेगरी में अपने पीयर्स के मुकाबले वो किस क्वार्टाइल में। हम पूरे यूनिवर्स को 4 क्वार्टाइल में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल इज मेरिटोरियस, सेकंड इज अबव एवरेज, थर्ड इज बिलो एवरेज एंड फोर्थ इज पुअर। तो अगर कोई फंड थर्ड या फोर्थ क्वार्टाइल में जा रहा है, देन इट इज द टाइम कि हम फंड मैनेजमेंट टीम से इंटरेक्ट करें और इंटरेक्ट करने के बाद असेस करें कि जो अभी अंडर परफॉर्मेंस है ये शॉर्ट टर्म है और इट इज लाइकली टू स्टे। इफ इट इज लाइकली टू स्टे, दैट नीड्स टू बी चेंज। यस और इनफैक्ट धीरज जी उसी हिसाब से जो रीबैलेंसिंग हम कहते हैं पोर्टफोलियो की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली तब जब कोई एसेट क्लास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो या गिर रहा हो। अच्छा, जब एसेट क्लास तेज़ी से बढ़ रहा हो, जैसे हमने प्रेशियस मेटल्स में देखा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को लेकर जब कोई एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो की बहुत तेज़ी से मूवमेंट दिखा रही है? देखिए, रीबैलेंसिंग जो है वो अगर रीबैलेंसिंग प्रॉपरली कर लिए तो दोनों साइड होनी चाहिए कि आप जब एसेट क्लास ऊपर जा रही है तब भी आप रीबैलेंस करें और तब नीचे जा रही है तब भी रीबैलेंस करें। लेट्स से एग्जांपल, इक्विटी के एग्जांपल से चलते हैं कि किसी ने अपने पोर्टफोलियो में लेट्स से 50% इक्विटी एलोकेट करी और मार्केट में बहुत अच्छी तेजी आई, 50% 60 हो गई, तो 10% वहां से निकल के दूसरी एसेट क्लास में जानी चाहिए। या कोई एक शार्प करेक्शन आ गई जिससे 50% की वैल्यू 40 हो गई, तो दूसरी एसेट क्लास से 10% निकल के आना चाहिए। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इजियर डिस्कस, बट बहुत डिफिकल्ट होता है इन्वेस्टर के लिए। तो इसलिए जरूरी है जब इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करे तो पूरा कंसेप्ट समझे और ये पूरा एक इन्वेस्टमेंट प्लान को लिखे कि भाई किस स्टेज पे क्या क्या करेगा, बिकॉज जब तक चीज लिखी नहीं जाती तो आगे वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। आप देखेंगे कि ज्यादातर इन्वेस्टर की क्वेरीज जो आती है, जैसे आजकल मार्केट में करेक्शन है, तो कोई ये कम इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि हम कहाँ लगाएं, ये ज्यादा इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि हम निकलें कि बने रहें। तो जब तक इन्वेस्टर को पूरा प्रॉपरली नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक वो करेक्शन को भी अच्छी तरह यूज नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टर को ये समझना जरूरी है, अच्छी न्यूज और अच्छे प्राइस एक साथ नहीं आते। अच्छे प्राइस आपको बुरी न्यूज पर मिलेंगे और अच्छी न्यूज पर आपको अच्छे प्राइस देंगे। इफ यू वांट गुड लेवल्स ऑफ एंट्री, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट बार्गेन लेवल्स, वो नेगेटिव न्यूज के साथ ही आएंगे। बिल्कुल। और इसी हिसाब से जो बातें धीरज जी ने यहाँ बताई बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पोर्टफोलियो का जो एसेट एलोकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नो मैटर आपकी एज कितनी है, आपका टाइम होराइजन कितना है, और इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे एलोकेशन किया जाता है। एलोकेशन के साथ साथ जैसे धीरज जी ने प्रिसाइसली मेंशन किया, पीरियोडिक रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गिरावट आ रही है, तेज़ी आ रही है, तो उसको समझें, उस हिसाब से रिएक्ट करें, और तब रीबैलेंसिंग का रोल प्ले होता है आपके पोर्टफोलियो में। तो आप भले ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन फंड्स के रेस्पेक्टिव मैनेजर्स हैं जो मैनेज करते हैं, बट आपकी भी एज एन इन्वेस्टर ड्यूटी है कि आप भी अपने पोर्टफोलियो को क्लोजली मॉनिटर करें, व्हेन एवर वेयर एवर नीडेड रिव्यू करें, रीबैलेंस करें, ताकि आप अच्छे रिटर्न्स बना पाएं। शुक्रिया धीरज जी। मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी, कहिए। ये हम जो पुराने फिएट एम्बेसडर कार्ड की आजकल वो नहीं चलाते, एमटीएनएल के फोन नहीं यूज करते। अगर हम अपने इंडेक्सेस को देखें, जो पॉपुलर हमारे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स है, निफ्टी, सेंसेक्स, 95% ऑफ दी कंपनीज आर दोस्त जो ओरिजिनल के टाइम नहीं थी। जब हर चीज में रिव्यू होता है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को क्यों नहीं रिव्यू करना चाहिए? तो रिव्यू से क्या होता है, आपका एक पोर्टफोलियो में हाई अल्फा जनरेट होता है। अगर हम इक्विटी की एग्जांपल करें कि लॉन्ग टर्म अगर इक्विटी के हम रिटर्न देखें निफ्टी सेंसेक्स की, तो करीब 12% कंपाउंड पर ईयर है। 12% कंपाउंड पर ईयर से 30 साल में 30 गुना पैसा होता है। अगर आप अच्छे स्कीम सिलेक्शन और पीरियोडिकल रिव्यू से 12 को अगर हम 18 कर पाते हैं, तो 30 की जगह
145 गुना पैसा होता है 30 साल में। ये पावर है रिव्यू। तो नॉर्मल इक्विटी रिटर्न से वेल्थ बनती है, पर फिनोमिनल वेल्थ रिव्यू से बनती है प्योर। बिल्कुल बिल्कुल, रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम, और क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए रिव्यू करते हो, वो तमाम बातें धीरज जी ने आज समझाई। शुक्रिया आपका धीरज जी आने के लिए इस स्पेशल सेगमेंट में और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। इसी के साथ फंड्स की बात में तो इतना ही। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।